अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज की कहानी एक इंतहाई दुखी कहानी है जो मेरी अपनी तख्लीक है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मोहब्बत के मौजू पर मुझे लिखने का इत्तेफाक बहुत कम हुआ है। ये कहानी मोहब्बत भरी होने के साथ साथ एक दिलचस्प और पुरस्कार कहानी भी है, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये तहरीर आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि हैदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकॉन के बटन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर दें ताकि आपको हैदरवाइज की तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें। मेरी पैदाइश 1927 में भारत के मौजूदा शहर लखनऊ में हुई। मेरी पैदाइश के 2 साल बाद मेरी माँ की मौत हो गई और मुझे पता चला कि माँ काफ़ी अरसे से टीबी के मर्ज में मुब्तला थी। मैं अकेला था, बाप भी अभी जवानी के मराहिल में था, इसलिए 40वां पूरा होने के फ़ौरन बाद ही मेरी सौतेली माँ को घर ले आया। सौतेली माँ वैसी ही थी जैसी अक्सर सौतेली माएँ हुआ करती हैं। सौतेली माँ की मार खा खा कर घर के सारे काम करता। वो तो मुझे स्कूल से भी उठा देना चाहती थी, मगर बाप के दिल में मेरी थोड़ी सी मोहब्बत अभी बाकी थी जो मेरे काम आ गई और बाप ने मुझे पढ़ाई से उठने नहीं दिया। माँ के इन्हीं जुल्मों सितम के चलते चलते मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। इसके बाद मेरे बाप ने हाथ खड़े कर दिए कि वो मुझे और नहीं पढ़ा सकता, इसलिए कि मेरी सौतेली माँ से 3 अदद बच्चे और भी हो चुके थे, मेरी 2 बहनें और एक भाई। मैं अपने माँ बाप को अब एक बोझ लगने लगा। एक मुफ्त का मुलाजिम हो चुका था। मैट्रिक होते ही बाप ने मेरी नौकरी के लिए कोशिशें शुरू कर दी। मुझे पढ़ाई छूटने का भी बड़ा दुख था, क्योंकि जब मैं पढ़ने के लिए जाता तो स्कूल के रास्ते मोहल्ला वजीर बाग के पास मुझे एक लड़की रोज़ खड़ी दिखाई देती। शायद वो भी किसी स्कूल में पढ़ती थी। कच्ची उम्र थी 15-16 साल की, ख्वाब बुनने की उम्र, सपने देखने की उम्र। मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगती, वो भी मेरी तरफ देखती, मगर मैं जान नहीं पाया कि उसकी आंखों में मेरे लिए पसंदीदगी थी या नहीं, मगर मैं उसे बहुत पसंद करता था। पढ़ाई छूटने का मुझे इसलिए भी दुख था कि अब पढ़ाई छूट जाने की वजह से उसको देखने का सिलसिला भी टूट चुका था। बहरहाल वालिद साहब ने नौकरी की कोशिश की। वालिद साहब मुझे नौकरी इसलिए भी लगाना चाहते थे कि चलो घर में 4 पैसे ही आएंगे। अंग्रेज़ का ज़माना था, पढ़े लिखे लोग बहुत कम हुआ करते थे। मुझे रेलवे में जॉब मिल गई, तनख्वाह मेरी घर में आने लगी तो सौतेली माँ का मूड भी कुछ अच्छा हो गया। मगर उन्हीं दिनों एक ऐसा हादसा रूनुमा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी पर एक गहरा जख्म लगा दिया। एक रोज़ रात के वक्त हम सब घर वाले घर में सो रहे थे कि अचानक शोर-गुल की आवाज़ें सुनकर मेरी आँख खुल गई। जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि मेरे बाप ने एक आदमी को गिरेबान से मजबूती से पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से उस पर चाकू तान रखा है, जो हमारे घर में घुस आया था। मैं समझा कि शायद कोई चोर उचक्का होगा, मगर जब मेरे अब्बा ने उसे चाकू के पे दर पे वार करके मेरी आंखों के सामने संगदिली से कत्ल कर डाला तो सूरत हाल की संगीनी देखकर मेरे होशो हवास उड़ गए। मेरी सौतेली माँ से उसके नाजायज़ तल्लुकात थे। वो हमारे घर इज्जत पर डाका डालने आया था और वो जलील और मकार औरत 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद अपने शौहर को धोखा देती रही। उस आदमी को कत्ल करने के बाद मेरा बाप मेरी सौतेली माँ की तरफ बढ़ा। मेरी सौतेली माँ चिल्लाने लगी, माफियाँ मांगने लगी, रोने पीटने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और जिंदगी की भीख मांगने लगी। मुझे सौतेली माँ पर तरस आ गया। मैं उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, मगर मेरे बाप ने मुझे ज़ोरदार धक्का देकर एक तरफ किया और मेरी आंखों के सामने उसने मेरी सौतेली माँ को भी बेदर्दी से कत्ल कर डाला। मेरे बाप पर जैसे अजीब सी जुनूनी वहशत तारी हो चुकी थी। मैं उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, मगर मेरा बाप ज़ोर और ताकत में मुझसे कई गुना ज़्यादा था। इसके बाद एक रूह फरसा मंजर देखने को मिला जिसने मेरे होशो हवास गुम कर दिए। उसके बाद मेरे बाप ने मेरे 3 छोटे बहन भाइयों को भी मौत के घाट उतार दिया और उससे पहले कि वो मुझे मारने के लिए मेरी तरफ बढ़ता, मैं बाप की वहशत को पहले ही भांप चुका था। बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से जान बचाकर भागा। वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ा, मगर मैं उस वक्त जान बचाने के लिए इतनी तेज़ी से भागा कि वो मुझे पकड़ न सका। मैंने घर से भागकर एक दोस्त के घर में जाकर पनाह ली और उसे तमाम सूरत हाल से आगाह किया। मेरे दोस्त के वालिद कुछ लोगों को लेकर हमारे घर गए।
मगर पता चला कि उन सब को मार डालने के बाद मेरे बाप ने भी अपनी गर्दन पर चाकू चलाकर खुदकुशी कर ली। आन की आन में पूरा घर बर्बाद हो गया और मैं उस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया। तफ्तीश चलती रही क्योंकि उस पूरे खानदान में मैं ही बचा था, इसलिए पुलिस रोज मुझसे पूछगिछ करने आती। मगर आखिर ये बात साबित हो गई कि उस पूरे खानदान के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं उस घर में अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला, इस भरी दुनिया में तन्हा। अब मेरा कोई नहीं था। वो खाली घर मुझे काट खाने को दौड़ता। अभी कुछ रोज पहले ये घर जिंदगी की रानाइयों से भरपूर था। खास तौर पर अपने बाप और छोटे बहन भाइयों को याद करके मैं बहुत रोता, आंसू बहाता। जब दिल बहुत बेचैन और बेकरार हुआ तो मैंने अपने एक अफसर से बात की कि मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से किसी और शहर में कर दिया जाए। मैं अब इस शहर में नहीं रहना चाहता, मेरा अब इस शहर में दिल नहीं लगता। मेरे अफसर पूछने लगे कि यहाँ से जाकर क्या करोगे, कहाँ जाओगे, घर का क्या करोगे। मैंने कहा घर किराए पर चढ़ा दूंगा। उन्होंने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। फिर मेरे अफसरों ने मुझे बताया कि लखनऊ से तुम्हारी ट्रांसफ़र हो गई तो तुम्हें लाहौर से आगे एक छोटे से कस्बे नुमा स्टेशन पर भेज दिया जाएगा। सिर्फ वही एक जगह ऐसी खाली नज़र आ रही है जहाँ पर एक आदमी की ज़रूरत थी। तुम्हारा ट्रांसफ़र वहाँ किया जा सकता है। मैंने सोचे समझे बगैर हाँ कर दी। मैं उस वक्त लखनऊ से भागना चाहता था। एक सिख दोस्त की मदद से मैंने मकान को किराए पर चढ़ा दिया। अपने मुख्तसर सामान को बांधकर उस मकान को जो किराए पर चढ़ा चुका था उस पर एक अलविदाई नज़र डाली और लखनऊ से लाहौर की ट्रेन पकड़ी। लाहौर पहुंचकर वहां से एक दूसरी ट्रेन में उस कस्बे में पहुंच गया। बिल्कुल एक छोटा सा वीरान कस्बा का स्टेशन था। कस्बा स्टेशन से 2-2.5 मील दूर था। मुझसे पहले उस रेलवे स्टेशन पर सिर्फ एक ही मुलाजिम था जिसकी सेहत अक्सर ख़राब रहती। उसने दरख्वास्त दे रखी थी, इसी वजह से मुझे उस जगह तैनात किया गया था। वो स्टेशन मास्टर, वो बुज़ुर्ग बड़ी खुश असलूबी से मेरे साथ पेश आए और मुझे उन्होंने बताया कि वो अब रिटायरमेंट के करीब थे, मगर बीमार होने की वजह से वो वक्त से पहले रिटायरमेंट ले रहे थे। इसलिए रेलवे स्टेशन के तमाम मामलात मेरे सुपुर्द कर दिए गए और फिर वो आदमी वहाँ से रुखसत हो गया। छोटा सा वीरान स्टेशन था, वहाँ पर इक्का दुक्का गाड़ी खड़ी होती। एक आदमी से ज़्यादा वहाँ पर किसी की ज़रूरत थी ही नहीं। मैं ही स्टेशन मास्टर था, मैं ही कांटा बदलने वाला, मैं खुद ही अफसर और खुद ही मुलाजिम। बहरहाल ये जगह बड़ी पुरसुकून थी, दूर दूर तक आबादी नहीं थी। रेलवे स्टेशन की छोटी सी बिल्डिंग जिसके साथ मुल्क का एक कमरा जिसमें मेरी रिहाइश थी, नहायत पुरफिजा और पुरसुकून जगह थी। यहाँ पर आकर भी मैं हर वक्त अपने बाप और भाई बहनों को याद करके रोता रहता। शुरू में मुझे इस वीरान जगह पर थोड़ा थोड़ा खौफ भी महसूस होता, क्योंकि इस इमारत के इर्द गिर्द ऊंची ऊंची घास, झाड़ियाँ और दरख्त उगे हुए थे। बहुत कम ऐसा होता कि किसी वक्त मुझे कोई चरवाहा दूर से दिखाई देता जो 2-2.5 मील दूर कस्बे से किसी वक्त अपने जानवर चराने यहाँ पर आ जाते। ज़रूरत की अशिया लाहौर से आने वाली ट्रेन के ज़रिए मुझे पहुँचा दी जाती, जिनमें खाने पीने की और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें होती। रेलवे अफसरान ऐसे मुलाजमीन का ख़ास ख्याल रखते जो आबादी से दूर किसी स्टेशन पर तैनात होते, इसलिए मुझे स्टेशन से बाहर कभी निकलने की ज़रूरत पेश ना आई। अंग्रेज़ का ज़माना था, अमन अमान और इंसाफ पर ख़ास ध्यान दिया जाता। स्टेशन की इमारत से कुछ पीछे घने पेड़ों के दरमियान एक पुराना कुआं था। कुएं की साख्त देखकर पता चलता था कि शायद किसी बादशाह के ज़माने में वो बनवाया गया था, जो वहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों के इस्तेमाल में होता। अब उसमें पानी था या नहीं, मैंने झांक कर देखा तो मुझे अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई न दिया। मेरे लिए कोई ख़ास काम करने को नहीं होता था, इसलिए मैं फारिग औकात में टहलता फिरता उधर चला जाता और इस वीराने को देखता रहता। मुझे उस कुएं की मुंडेर पर बैठकर उस माहौल को देखना अच्छा लगता, मगर न जाने क्यों कभी कभी मुझे वहाँ बैठकर खौफ भी महसूस होता। उस घने जंगल के बीचों बीच पुराने कुएं के पास मैं बिल्कुल अकेला बैठा होता। मेरे इर्द गिर्द किसी जी रूह का मौजूद ना होता। जिंदगी बहुत और उदास और वीरान गुजर रही थी। मुझे वहाँ पर मुलाजमत करते हुए 5 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया। उन्हीं दिनों हिंदुस्तान के बंटवारे का शोर मचा। पता चला कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे थे। दिल में ख्याल आया कि लखनऊ जाकर अपने आबाई मकान को देखूं, मगर फिर सोचा मकान ही तो है, वहाँ कौन सा मेरा ख़ानदान बैठा है। और फिर उन दिनों जिस तरह के हालात थे वहाँ पर जाना मेरे लिए मुनासिब नहीं था। जगह जगह पर दंगे और फसाद हो रहे थे। जब तक यहाँ कोई दूसरा अफसर तैनात ना होता तब तक मेरा वहाँ से निकलना भी मुमकिन नहीं था। और फिर हिंदुस्तान की तकसीम हो गई और मैं अपने आबाई शहर लखनऊ से हमेशा के लिए दूर हो गया। पता चला कि मैं जहाँ तैनात था वो इलाका अब दूसरे मुल्क पाकिस्तान में शामिल हो चुका था। रेलवे की तरफ से मुझे अहकामात मिल चुके थे
कि अब ये इलाका पाकिस्तान रेलवे में शामिल है। अगर तुम इस मुल्क को छोड़कर वापस हिंदुस्तान जाना चाहो तो तुम जा सकते हो, और अगर यहाँ रहना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। मगर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं वहीं रहूंगा, लिहाजा तनख्वाह मुझे बराबर मिलती रही। कई बार दिल ही दिल में बहुत मलाल हुआ कि मैं अब अपने शहर लखनऊ को दोबारा देख नहीं सकूंगा और ना ही वहां कभी जा सकूंगा। दिल में एक अजीब तरह की कसक थी, अपने घर वालों को याद करके रोता रहता, लेकिन दिल को आखिर मैंने समझा बुझा लिया। दंगे फसादात काफ़ी हुए, मगर वो इलाका ऐसा था कि चारों तरफ वीरानी थी। पाकिस्तान बने हुए 2 महीने गुजर चुके थे। मेरी रूटीन वैसी ही थी। जिस वक्त मुझे मालूम होता कि अब काफ़ी देर तक यहाँ से कोई ट्रेन नहीं गुजरेगी, मैं घूमता फिरता उसी कुएं के पास जाकर उसकी मुंडेर पर बैठ जाता। वो जगह मुझे बहुत पसंद थी। उस जगह पर एक अजीब सा सुकून भी था। दूर से परिंदों के बोलने की आवाज़ें आती। वहाँ पर मुझे लोग तो कभी दिखाई दिए ही नहीं। मुझे इतने साल की नौकरी में बहुत कम लोगों से वास्ता पड़ा था। अगर कभी उस वीराने में इक्का दुक्का कोई दिखाई दे भी जाता तो वो चरवाहे होते जो कभी कभार वहाँ पर आ जाते। मगर उस रोज़ मैं वहाँ पर बैठा था कुएं की मुंडेर पर कि अचानक मेरे कानों से एक ऐसी लड़की की खूबसूरत खनखनाती हुई हंसी की आवाज़ टकराई, जिसे सुनकर मैं एकदम चौंक पड़ा। मैंने कुएं की मुंडेर पर बैठे बैठे चारों तरफ नजरें घुमाई, मगर मुझे कोई दिखाई न दिया। मैं चौंक पड़ा और फौरन उठकर सामने दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ गया। उनके पास इर्द गिर्द हर जगह देखा, मगर मुझे वहाँ कोई लड़की दिखाई न दी। मैं वापस कुएं के पास पहुँचा तो ये देखकर मैं दंग रह गया कि जिस जगह मैं बैठा हुआ था ऐन उसी जगह कुएं की मुंडेर पर वही लड़की बैठी हुई थी जिसे मैं स्कूल जाते हुए रास्ते में देखा करता था। इंतहाई खूबसूरत लड़की जिसने बड़े अच्छे तहजीब याफ्ता कपड़े पहने हुए थे, सर पर बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ रखा था और मेरी तरफ बड़ी मुस्कुराती हुई निगाहों से देख रही थी। ए लड़की, तुम कौन हो? मैं उसके करीब पहुंचकर हैरत से उसे देखते हुए बोला। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि शायद ये वो लड़की ना हो और मेरी आंखें धोखा खा रही हों, और शायद हो सकता है कि इसकी शक्ल उससे मिलती जुलती हो। मगर मुझे हैरानगी हुई जब मैंने और करीब होकर देखा। ये हूबहू वही लड़की थी। मैं उसे लाखों में पहचान सकता था। वो लड़की एकदम तुनक कर बोली, मैं जो कोई भी हूँ, तुम्हें इससे क्या? मगर अभी ये हंसी तुम थी? मैंने उससे पूछा। हाँ, मैं हंसी थी, मगर मैंने तुम्हें देखा नहीं। तुम आई कहाँ से हो? और इस कुएं पर अचानक वो मेरी बात काट कर बोली, मैं यहीं पर थी जिस वक्त तुम मुझे ढूंढने गए। मैं बड़ी अजीब और दिलचस्प नज़रों से उसे देख रहा था। इंतहाई खूबसूरत काली काली आंखें और लंबी घनी पलकें। एक लम्हे के लिए तो मैं उसके हुस्न में खो गया। उसकी उम्र बमुश्किल 19 या 20 साल होगी। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उससे पूछा। लड़की शरारत से मेरी तरफ देखकर बोली, तुम्हें मेरे नाम से क्या मतलब है? दरअसल यहाँ आसपास कोई है नहीं ना, इसलिए मुझे तुम्हें देखकर हैरत हो रही है कि तुम हो कौन और कहाँ से। यहाँ तो करीब करीब दूर तक कोई आबादी नहीं। मैंने चारों तरफ देखते हुए कहा। मुझे मालूम है कि यहाँ करीब कोई आबादी नहीं, मगर दूर हमारा कस्बा है रामगढ़। मैं वहीं की रहने वाली हूँ। अच्छा, तो तुम इतनी दूर कैसे निकल आई? मैं अपनी बकरियों को लेकर निकली थी, उन्हें घास खिलाने के लिए, और ये पीछे ही मेरी बकरियां घास चर रही हैं। मैं उन्हीं के साथ आई हूँ। यहाँ कुआं देखा तो अच्छा लगा, यहाँ पर आकर बैठ गई और सोचा कि शायद इससे पीने के लिए पानी मिल सके, मगर यहाँ तो ऐसी कोई चीज़ नहीं कि मैं इससे पानी निकाल सकूँ। अच्छा, तुम आई कहाँ से हो? मेरा मतलब है कि तुम इसी कस्बे की रहने वाली हो या? लड़की बोली, हम तकसीम के बाद से लखनऊ से आए हैं। मगर तुम्हें हैरत क्यों हुई? क्या हम नहीं आ सकते यहाँ? हाँ, वो मुझे हैरत इसलिए हुई कि मैं भी लखनऊ का रहने वाला हूँ और मेरा ख्याल है मैंने तुम्हें वहाँ लखनऊ में भी कहीं देखा है। मैं जानबूझकर उसे ये नहीं बताना चाहता था कि मैं उसे आते जाते अक्सर स्कूल के रास्ते देखा करता था। लड़की कहने लगी, हम लखनऊ में मोहल्ला वजीर बाग के करीब रहते थे। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो मेरे ख़ानदान ने फैसला किया कि हमें पाकिस्तान चलकर रहना चाहिए। बस हम यहाँ आ गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी शोखी थी। न जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ माइल हो रहा था। मेरा दिल बेइंतहा खुश था कि जिसे मैं पसंद करता था वो भी अब यहीं आ चुकी थी। अच्छा, तो तुम लोग कब आए? मेरा मतलब है कि बंटवारे के बाद तुम लोग यहाँ कब पहुँचे? वो बताने लगी कि 17 अगस्त को जो ट्रेन वहाँ से लोगों को लेकर पहुँची, हम उसी ट्रेन में यहाँ आए थे। लाहौर आए और फिर लाहौर के बाद हमारे कुछ रिश्तेदार जो रामगढ़ में रहते थे उन्हीं के साथ यहाँ आ गए। वो चाहते थे कि जो रिश्तेदार हमारे हिंदुस्तान से आए हैं वो यहाँ रामगढ़ में आकर रहें। कुछ लोगों ने लाहौर में ही रहना पसंद किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अच्छा, तो तुमने तो अपना नाम मुझे अभी तक बताया ही नहीं। मेरा नाम नाजनीन है, लड़की ने फट से जवाब दिया। वो वाकई नाजनीन थी, एक खिलती हुई कली की तरह। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। वो एकदम मुंडेर से नीचे उतरी और वापस पलटने लगी।
अरे तुमने तो मेरा नाम भी नहीं पूछा। नाम फिर पूछ लूंगी, अभी वक्त नहीं है। वो इतना कहकर हंसती वहां से चली गई। अरे तुम नाराज तो नहीं? नहीं नहीं, नाराज नहीं। मेरी बकरियां घास चर चुकी होंगी, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। मैं उसे आवाजें देता रह गया, मगर वो किसी तितली की तरह वहां से उड़ती हुई चली गई। मैं उसके पीछे भागा, मगर जब पेड़ों के पीछे जाकर देखा तो वहां वो मौजूद नहीं थी। शायद वो अपनी बकरियां लेकर जा चुकी थी। मैं बोझल दिल के साथ वापस आ गया। दूसरे दिन लाशौरी तौर पर मैं दोबारा उसी कुएं की मुंडेर के पास पहुंच गया कि शायद वो कहीं दिखाई दे, मगर वो कहीं दिखाई ना दी। मैं कितनी देर उसका इंतजार करता रहा और मायूस होकर वापस लौट आया। फिर उससे अगले रोज भी, और ये मेरा मामूल बन गया। मैं हर रोज उसी वक्त कुएं की मुंडेर के पास जाकर बैठ जाता और उसे देखता रहता, मगर वो ना आई। फिर आखिर एक रोज मजबूर होकर मैंने उस कस्बे की राह ली। मैं उस लड़की के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था। उस लड़की ने अपना नाम नाज़नीन बताया था। 2-2.5 मील के फासले पर उस कस्बे में पहुंचा। वहां पर मुश्किल 25-30 घर होंगे। अब किससे पूछता कि नाज़नीन का घर कौन सा है। इधर उधर घूमता रहा गांव की गलियों में, मगर वो मुझे कहीं दिखाई ना दी। किसी से पूछते हुए शर्म महसूस होती थी। फिर मैं नाकाम और मायूस वापस लौट आया। इस बात को 2 हफ्ते बीत गए। मेरा दिल बहुत उदास था। दिल में अजीब सी बेकली और बेचैनी थी। एक रोज मैं उसी कुएं की मुंडेर पर बैठा था और दिल में आस थी कि वो आ जाए, और उस रोज मेरी आस पूरी हो गई। वो आ गई। मैं उसे देखकर जैसे खिल उठा। मैंने बेचैनी से छूटते ही पूछा, अरे तुम कहाँ रह गई थी? मैं उस वक्त से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरी बात पर वो जोर जोर से हंसी और फिर कहने लगी, रहे ना पागल के पागल, मैं रोज थोड़ी आती हूँ कोई। वो तो बस कभी कभी मेरा दिल चाहता तो बकरियां लेकर चली आती। अच्छा, उस रोज तुम एक दिन वापस लौट गई। मेरा दिल चाह रहा था कि तुमसे बातें करूं, मगर तुम उस दिन चली गई। हाँ, मैंने कहा ना, मैं रोज थोड़ा आती हूँ। वो बोल रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूं, मगर फिर दिल में सोचने लगा कि वो क्या सोचेगी कि दूसरी मुलाकात है और मैंने इजहार मोहब्बत कर दिया। मगर उसे दिल का हाल कैसे बताता कि मैंने ये 2 हफ्ते उसके बिना कैसे गुजारे। देखो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैंने एकदम झट से उसे कह दिया। तो वो हैरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। अरे अरे, क्या तुम पागल हो? मुझे जानते रख नहीं और एकदम से मोहब्बत हो गई। देखो, मोहब्बत के लिए एक दूसरे को जानना जरूरी नहीं। मेरी बात पर वो एकदम संजीदा हो गई और कहने लगी, ऐसे किसी से मोहब्बत का इजहार नहीं करते जब तक उसके बारे में जानते ना हो कि वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से आया है। मैंने ना चाहते हुए भी उसके हाथ थाम लिए। नर्म और नाजुक हाथ थामते ही वो घबरा कर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, मोहब्बत के लिए किसी को जानना जरूरी नहीं होता, ये तो बस हो जाती है। उसने एकदम अपने हाथ पीछे खींच लिए। मैंने कहा, मैं तुमसे पसंद करता हूँ नाज़नीन, और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो हैरत भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। एकदम इतना बड़ा फैसला तुमने कैसे कर लिया? मैंने कहा ना, मोहब्बत कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मगर क्यों? इसलिए कि वो इतना कहकर रुक गई। हाँ, खुदा के लिए तुम झिझक पैदा मत करो, बोलो तुम। मैं तुम्हें नहीं बता सकती, कुछ नहीं बता सकती। ये बताओ, तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? मैंने उससे पूछा। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद सालेह है। अच्छा, तो क्या तुम्हारा गांव ये रामनगर ही है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें मुझसे शादी पर क्या एतराज़ है? मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर फिर भी मैं ये शादी नहीं कर सकती, इसलिए कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते ही मैं कौन हूँ। अरे भाई, कुछ बताओगी तो मैं जानूंगा ना। नहीं, तुम्हें जानकर मायूसी होगी। देखो, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मैंने उसकी नज़रों में झांक कर देखा तो उसने मुझे देखकर नज़रें झुका ली। उसकी आंखों का पैगाम मैं वाज़ेह तौर पर समझ चुका था। वो उठकर जाने लगी तो मैंने कहा, मैं तुम्हारे वालिद से मिलना चाहता हूँ। उसने पीछे मुड़कर मुझे उदास निगाहों से देखा और कहने लगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। नहीं नाज़नीन, मैं तुम्हारी बारात लेकर आऊँगा। मैंने कहा ना, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे, और फिर वो भागती हुई वहाँ से चलती गई। मैं जानता था कि वो भी मुझे पसंद करती है, क्योंकि लखनऊ में मैंने उसकी आंखों में भी अपने लिए पसंद देखी थी। मैं लाशौरी तौर पर उसका इंतज़ार करता रहा। फिर कई रोज़ गुजर गए, मगर वो ना आई। मेरे दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इस बात को पूरा महीना गुजर गया। मैं उसकी मोहब्बत में सुलग रहा था। मुझे उससे बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। महीना गुजर गया और मैं अंगारों पर लौटता जा रहा था, और फिर एक रोज़ मैं उसी कस्बे की तरफ बढ़ा। कस्बे में मैंने एक आदमी से मोहम्मद सालेह का घर पूछा, मगर वहाँ पर मोहम्मद सालेह नाम का कोई आदमी नहीं रहता था। मुझे शदीद हैरत थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे साथ झूठ बोलेगी। हो सकता है ये कस्बा ना हो, किसी और कस्बे में रहती हो। ये सोचकर मैंने दिल को तसल्ली दी। मैंने आसपास की तमाम जगहों पर उसे तलाश किया, जहाँ कहीं मुझे आबादी दिखाई दी, लेकिन मोहम्मद सालेह नाम का कोई आदमी वहाँ नहीं रहता था।
मजबूर होकर मैंने नाज़नीन का भी पूछा, मगर हैरत या इत्तेफाक की बात समझिए कि वहाँ पर इन दोनों नामों का कोई पता नहीं था। दिल किसी और से शादी के लिए राज़ी नहीं होता था। मैं नाज़नीन के सिवा किसी से शादी का सोच भी नहीं सकता था। और फिर उन्हीं दिनों मजबूर होकर मैंने लाहौर जाकर उस ट्रेन में आने वाले लोगों की रिहाइश के बारे में पता चलाने के लिए सोच लिया और मालूमात का सोचकर एक ट्रेन ड्राइवर से बात की, जिसने मेरी इस मुश्किल का हल निकाला कि मेरी जगह पर एक आदमी को एक रोज़ के लिए तैनात किया और फिर मैं उसे स्टेशन पर छोड़कर लाहौर रवाना हो गया। लाहौर पहुंचकर मैंने 2 महीने पहले यानी हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद 17 अगस्त 1947 को लाहौर पहुंचने वाली ट्रेन जो लखनऊ से आई थी उसके बारे में मालूमात हासिल की कि उसमें हिंदुस्तान से जो लोग आए थे पाकिस्तान हिजरत करके, उनके लोगों के बारे में मालूमात कि वो कहाँ गए और उनके कोई अजीज़ रिश्तेदार। उस दिन स्टेशन मास्टर के पास मैं बैठा हुआ था तो उसने मेरी तरफ देखकर सवाल किया, खैरियत, क्या उस ट्रेन में आपके कोई अजीज़ भी आए थे? जी हाँ, मेरे अजीज़ थे। मैं उनकी रिहाइश के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान के किस सूबे या किस शहर में जाकर आबाद हुए हैं। मेरी बात सुनकर स्टेशन मास्टर के चेहरे पर संजीदगी और उदासी फैल गई। क्यों, क्या बात है, खैरियत तो है? मैंने उसकी उदास शक्ल देखकर फ़ौरन पूछा। हाँ, मुझे बहुत अफसोस है कि आपके रिश्तेदार अगर उस ट्रेन में सवार थे जो 17 अगस्त को दिन 11 बजे यहाँ लाहौर पहुँची थी हिंदुस्तान से। मगर क्यों सर, कुछ बताइए तो सही। 17 अगस्त को एक ट्रेन हिंदुस्तान से यहाँ ज़रूर पहुँची थी, जिसके बाद ये इलाका पाकिस्तान में शामिल हो चुका था। ये इलाका हिंदुस्तान का नहीं रहा था। मगर 17 अगस्त को जो ट्रेन हिंदुस्तान से लोगों को लेकर यहाँ पहुँची, ख़ुसूसन लखनऊ से, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि उस ट्रेन में एक भी मुसाफिर यहाँ पर ज़िंदा नहीं पहुँचा था। पूरी ट्रेन में लाशें ही लाशें बिखरी हुई थीं। स्टेशन मास्टर की बात सुनकर मेरा दिमाग भग से उड़ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे छत मेरे सर पर आन गिरी हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। स्टेशन मास्टर मुझसे हमदर्दी करते हुए बोला, मुझे बहुत अफसोस है कि अगर आपके अजीज़ उसमें थे तो वो तमाम के तमाम मारे गए। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगा और फिर रोता हुआ वहाँ से निकला। 1 साल बीत गया। 1 साल मैंने किस तरह नाज़नीन को याद करके रोते रोते गुजारा बयान नहीं कर सकता। इसके बाद मैं कई बार कुएं पर गया मगर वो मुझे कभी दिखाई न दी। मैं कुछ नहीं जानता था कि अगर नाज़नीन मर चुकी थी तो वो लड़की कौन थी जो कुएं पर आकर मुझे मिलती थी। 1 साल के बाद जब हालात कुछ बेहतर हुए तो मुझे लखनऊ जाने का इत्तेफाक हुआ। अपने घर भी जाने से पहले मैंने वज़ीर बाग के साथ मुल्हिका मोहल्ले से मोहम्मद साले के बारे में पता कर चलाया तो मुझ पर जो इंकशाफ हुआ वो मुझे परेशान कर देने के लिए काफ़ी था। मोहम्मद साले नाम का एक आदमी हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन पर सवार हुआ था, जिसके साथ उसकी बीवी और 2 बेटियां मौजूद थीं, बड़ी बेटी नाज़नीन और छोटी बेटी तज़ीन। और ये भी पता चला था कि पाकिस्तान तक पहुँचते पहुँचते दंगाइयों और बलवाइयों के हमले में उस ट्रेन के तमाम लोग मारे जा चुके थे।